दोस्तों ये कहानी दो ऐसी लड़के का है जिसके साथ कुछ लड़के हर रोज उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन वो लड़की उन सबसे बदला लेने के लिए किस तरह का मास्टरमाइंड प्लान बनाती है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। फिल्म की शुरुआत कैट और नैन्सी दो दोस्त से होता है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होती है। अपनी पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फॉर्म जाने वाली होती है, जिससे वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। सोचते हैं कि इस बहाने हम न्यूयॉर्क का टूर और शॉपिंग भी कर लेंगे। अगले सुबह कैटी के अंकल जेसन उन्हें पिक करने के लिए उनके घर आए होते हैं, क्योंकि कैटी और नैन्सी को फार्म जाने से पहले वो एक रात के लिए जेसन अपने घर ले आता है, जहां वो जेसन की गर्लफ्रेंड से मिलती है जो उनको देखकर बहुत खुश होती है। नैन्सी कहती है कि उन्हें नए शहर में रहने के लिए अपना नया नाम भी रखना चाहिए, जहां कैटी अपना नाम हीदर रखती है जबकि नैन्सी अपना नाम रिप्ले रखती है। अगले दिन बाद जेसन दोनों को स्टेशन में छोड़ देते हैं। कैटी उन्हें जाने के लिए कहती है कि हम बस का वेट कर लेंगे, आप चले जाओ करके कहती है, और फार्म पहुंचकर हम आपको कॉल कर लेंगे करके कहती है। पुलिस होने के कारण जेसन उन्हें बताता है कि कोई भी मुसीबत पड़ने पर उन्हें एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। बताता है कि उन्हें हर टेक्स्ट के लास्ट में एक कोड वर्ड सेंड करना होगा। दूसरे वर्ड में जेसन कैटी से उसे हर दिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में अलग अलग कोड भेजने के लिए कहते हैं। पहले दिन का सेफ वर्ड एप्पल होता है। जेसन कहता है कि तुम्हें हर दिन अलग अलग अल्फाबेटिक का इस्तेमाल करके उन्हें कुछ सेंड करना होगा करके कहता है। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के उन पर नजर रख रखे होते हैं। जेसन के जाने के बाद भी वो बस का इंतजार कर रहे होते हैं, जो लगभग 1 घंटा लेट होता है, जिससे वो कैफे में जाकर बस का इंतजार करने लग जाती है, जहाँ पर वो लड़के भी वहाँ आ जाते हैं और उनका नाम जेड और लुकास था। वो लड़के उनके साथ टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दोनों लड़कियां उसे अपना नकली नाम से इंट्रोड्यूस देती है जो उन्हें उस रात रखा होता है। वो लड़की कहती है हम न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक ड्रॉप कर दें करके कहते हैं। हालांकि कैटी मना कर देती, लेकिन कैटी नैन्सी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है। बाद में दोनों लड़कियां ट्रक में बैठ जाती है और उनके फार्म जाने लग जाती है। हालांकि वो लोग उनके फार्म में से गुजर, लेकिन वो फार्म में नहीं रुकते हैं। वो लड़के उन्हें अपने घर ले आते हैं। पहले तो वो डर जाती है। जेडा लुकास के स्केची मौत दोनों लड़कियों को अपना वेलकम कर उन्हें कुछ खाने के लिए इनवाइट करती है। कहती है फार्म जाने से पहले चाय पी लो करके कहती है। जब वो घर के अंदर आती है तो कैटी के पुलिस अंकल का एक मैसेज आता और उनके कोड वर्ड के साथ उससे पूछते क्या तुम लोग सही हो, जिससे वो एप्पल लेकर सेंड कर देती है। इसी बीच दोनों पाई खाते हैं, जिससे शायद उस खाने के बाद उन्हें धुंधला धुंधला नजर आने लग जाता है, क्योंकि उस खाने में कोई ड्रग्स मिला हुआ होता है, जिससे उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। वो दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लग जाते हैं। दुर्भाग्य से वो दोनों लड़की बेहोश हो जाती है। जेड और लुकास उन्हें वापस घर के अंदर ले आते हैं। अगले दिन कैटी और नैन्सी को होश आते हैं। वो दोनों डरी हुई होती है, क्योंकि उन्हें जंगल के बीच में जंजीर से बांध रखा होता है। जेड वहाँ आता और उन्हें बताता है कि हेल्प के लिए किसी को नहीं बुला सकते, क्योंकि ये वो जंगल के अंदर है और वो अब यहीं रहेंगे करके कहते हैं, और उन्हें जिंदा रहने के लिए कपड़े, बिस्तर और टॉयलेट जैसी चीज देते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ कैटी और नैन्सी कपड़ा पहनकर तैयार होती है और वहाँ जेड का बॉस आता है। बोरिस कैटी का फोन निकाल कर दिखाता है और पता लगाने के लिए कहता है कि कोई इनका फोन ट्रेस तो नहीं कर रहा है। इसके बाद उसे पता चलता है कैटी और नैन्सी ने अपना नाम झूठ बोला होता है, जिससे उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे टेक्स्ट मैसेज के बारे में पूछता है। कैटी और नैन्सी को आखिरकार वो उसे बताने के लिए मजबूर करता है, जिससे वो बता देती है कि उसका कोड वर्ड एप्पल है, जिससे उन्हें पता चलेगा कि वो लोग सेफ है, जिससे बोरिस जेसन को रिप्लाई देते हुए एप्पल लिखता है। अगले सीन में कैटी और नैन्सी फुहारे से उनके सामने ही नहाने के लिए कहता है। ठीक उसी समय शहर का शहरी बंदूक के साथ दिखाई देता है, पर बाद में पता चलता है कि शहरी भी उनके साथ होता है और वो भी ह्यूमन ट्रैफिक में शामिल होता है और वो भी उन लड़की में से एक के साथ बलात्कार करने आया होता है। कमीना शरीफ कार्यक्रम करने के बाद नैन्सी हिलती हुई वहाँ पर आकर कैटी को समझाने के लिए उसके पास आती है। दूसरी तरफ शहर में जेसन लेटेस्ट आए मैसेज को लेकर परेशान होता है, क्योंकि कैटी से आया हुआ मैसेज वही एप्पल कोड वर्ड होता है जो उसने कल इस्तेमाल किया होता है, जिससे जेसन को शक हो जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। वापस जंगल के अंदर जेड और लुकास एक और कस्टमर को ले आता है उनके साथ कार्यक्रम करने के लिए। वो आदमी एक साइको होता है। फिर उन लड़कियों में से कैटी को वो चूज करता है और उसे साइबर ट्रक के अंदर ले जाता है। वो आदमी सिगरेट जलाकर उसके नाभि में डाल देता है और और भी अजीबोगरीब हरकतें उसके साथ करने लग जाता है, क्योंकि वो आदमी थोड़ा सा पागल होता है, जिससे कैटी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसके पुलिस अंकल पता लगाने के लिए नैन्सी और कैटी फार्म पे गई है कि नहीं उसे कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लड़कियां स्टडी करने के लिए आई ही नहीं है। उसे विश्वास हो जाता है कि लड़कियां मुसीबत में है, जैसे उन्हें खोजने के लिए शहर में चले जाता है। इसी बीच नैन्सी और कैटी देखते हैं कि उनके साथ और भी बुरा चीज हो रहा होता है, क्योंकि अगला कस्टमर जो आने वाला होता है जेड और लुकास उसका सिर ढक देते हैं। कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे ट्रेलर के अंदर ले जाता है। उसके साथ कांड करने के बाद कैटी हिलते हुए नैन्सी को शांत कराने के लिए उसके पास आती है। उसे पता नहीं होता है कि पिग मास्क वाला आदमी उसके साथ क्या किया है, क्योंकि नैन्सी उससे पहले से भी ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। अगले सीन में अंकल जेसन और शहर के शेरिफ के आमने सामने आते, जिसे हमने पहले भी देखा होता है। यहाँ पता चलता है कि जेसन असली में सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं बल्कि एक FBI एजेंट होता है। वो अपनी चिंताओं को बताते हुए कहता है कि
मुझे विश्वास है कि मेरी भतीजी का अपहरण कर लिया गया है। जिस पर कहता है कि आपको कैसे पता कि आपका भतीजी किडनैप हो गया। वो कहते हैं मुझे इसलिए पता है, मुझे कैटी ने मैसेज में वही कोड वर्ड का 2 बार इस्तेमाल किया है। वापस जंगल में जाहिर तौर पर शेरिफ ने अपहरण करने वाले लड़के को सब कुछ बता दिया होता है। कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है करके सब कुछ बता देता है। कैटी ने उसे सेफ कोड वर्ड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दिया था, ऐसे करके बताता है। वो नहीं चाहता कि FBI एजेंट को ह्यूमन ट्रैफिक के कारोबार के बारे में पता चले, जिससे उसका बॉस बोरिस जेफ से उन दोनों को मारने और उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए कहता है। वो अनजान होते हैं कि कंटेनर के पीछे से कैटी सब कुछ सुन रही होती है। जेसन उस कैफे में जाने का डिसाइड करता है जहां उसने आखिर बार कैटी और नैन्सी को छोड़ा था। जेसन वही काम कर रहे एक आदमी से पूछता है कि तुम इन लड़कियों को देखा है करके पूछता है, जो आदमी याद करके बताता है कि वो बोरिस के ट्रक के बारे में और बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है किडनैपर जल्दी उन्हें मारने वाले हैं करके कहती है। वो किडनैपर उस आदमी को साथ लेकर आता जिसने इनके साथ पहले भी जोर जबरदस्ती किया होता है। फिर जेफ उस आदमी को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। कैटी इस मौके का फायदा उठाते हुए वो आदमी को नजर भटकाने के लिए उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इंटीमेट होने के लिए जब उसके काफी करीब आ जाता तो वो अपने दांतों से उसके गले काट देती है, जिससे उस आदमी का वहीं पर मौत हो जाता है। फिर दोनों लड़कियां जंजीर तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है और वहां छुप जाती है। अगले सीन में शेरिफ वहीं घटनास्थल पर आता है जहां उन्हें पकड़ कर रखा होता है। जैसे वो अपनी कार से बाहर निकलता है, कैटी और नैन्सी उसके कार चुराकर वहां से भाग जाते हैं। दोनों लड़कियां शहर में वापस ड्राइव करके आती है और हार्ड ड्राइव स्टोर पर जाकर उन्हें बदला लेने के लिए बहुत सारे खतरनाक चीज खरीद लेती है, जैसी बहुत सारे कीले, टेनिस बॉल, हथौड़ा जैसी बहुत सारी खतरनाक चीज खरीद लेती है। फिर वो शॉपकीपर से पूछती है क्या वो नीले ट्रक वाले बोरिस को जानती है, जो किडनैपर का बॉस होता है, और शॉपकीपर बोरिस का घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जेसन बोरिस का इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर बोरिस का घर का एड्रेस के बारे में पता मिल जाता है। अगले सीन में बोरिस को अपने घर में वापस आते हुए देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि कैटी और नैन्सी चुपके से उसके घर के अंदर होती है और अचानक से उस पर अटैक कर देती है और कील की नुकीली टेनिस बॉल से उन पर अटैक करती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिससे बोरिस अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है और यहाँ तक कि अपनी जान बख्शने के बदले अपना सारा पैसा दे देगा करके कहता है। तभी जेसन पता लगा कर बोरिस के घर के सामने आ गया होता है। घर के अंदर कैटी और नैन्सी उस मांस वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन था। जब बोरिस बताने से इनकार कर देता है तो कैटी और नैन्सी किलो से बना भाला उसके पिछवाड़े में घोंप देती है, जिससे वो परलोक सितार जाता है। चिल्लाने का आवाज सुनकर जेसन घर के अंदर आ जाता है। इससे पहले कैटी और नैन्सी वहां से चले गए होते हैं और जेसन मरे हुए बोरिस को देखता है। कार का इंजन स्टार्ट होने का आवाज सुनता है। जैसे वो बाहर आता है उससे पहले कैटी और नैन्सी ड्राइव करके जा चुकी होती है। जेसन शेरिफ के पास आता है, कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है और परेशान होते हुए जेसन कैटी को फोन पर कॉल करने का फैसला करते हैं। जेसन कॉल करता है तो पता चलता है कि कैटी का फोन उस शेरिफ के पास होता है। शेरिफ अपना बंदूक निकालकर जेसन पर तान देता है। कैटी और नैन्सी एक चर्च के सामने रुकते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि मांस आदमी असलियत में चर्च का फादर होता है। नैन्सी बेसबॉल बैट लेकर चर्च के अंदर आती है और अपने बलात्कार करने वाले के आमने सामने होती है। मांस वाला आदमी भी उसको पहचान जाता है, उस कमीने को मार कर गिरा देता है। और अगले सीन में कैटी और नैन्सी को ड्राइव करते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो रुकते हैं और कार से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मांस वाला फादर पूरे समय ट्रक के पीछे जंजीर से बंधा हुआ होता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। इधर जेसन को शेरिफ बांध रखा होता है। इससे भी बदतर शेरिफ ने 2 लड़की को किडनैप करके वहां ले आता है। लकीली कैटी और नैन्सी उसे बचाने के लिए वहां जाते हैं। उसके सर पर मारकर शेरिफ को बेहोश कर देते, उसे बांध देते हैं और उसे टॉर्चर करने के लिए उसके साथ गेम खेलते हैं। थोड़ी सी नर्वस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह का उन्हें दोष नहीं है कि वो नर्वस है। शेरिफ बताता है कि उसे इन सब काम के लिए पछतावा है, जिससे कैटी उसके सर पर गोली मारकर उसे मार देती है। बाद में कैटी और नैन्सी उन लड़कियों को आजाद कर देती है और उसे जेसन को भी आजाद करने के लिए कहती है। जेसन उन लड़कियों से पूछती है कि शेरिफ को किसने मारा, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तभी जेसन को पता चल जाता है कि वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी थी। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेट के घर पे आ जाते हैं, जहाँ लुकास की माँ को देख और उसे उसी तरह से ड्रग्स देने का फैसला करती है जैसे उसने कुछ दिन पहले उनके साथ ऐसा किया था। जैसे वो ड्रिंक करती है वो बेहोश हो जाती है और वो उसे बांध कर तहखाने में ले आती है, जहाँ जेट को पहले से ही बांध रखा होता है। वो बेसबॉल बैट को से उसका सिर फोड़ने के लिए आती है। उसे माँ के सामने ही उसके बेसबॉल बैट से उसे मार देती है। आगे में उसे लुकास के पास ले जाती है, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। हालांकि उसे मारने के बजाय उसके साथ खेल खेलते हैं। उसे बेसबॉल देकर उसकी अपनी माँ को मारने के लिए कहता है, जबकि लुकास ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे उसे भी गोली मार देती है। बाद में वो लड़कियां उसके हाथ में गन पकड़ा देती है ताकि ऐसा लगे कि वो दोनों आपस में लड़के मर गए हैं। यहाँ पता चलता है कि उस पर सभी हत्याओं का आरोप लगाने का प्लान बनाती है, पर ऐसा नहीं करती। उसकी माँ जान बख्शने के बदले बहुत पैसा देगी करके कहती है, लेकिन इसे बख्शने के बजाय कैटी उसे घास काटने वाली मशीन से उसे बेरहमी से मार देती है। अगले दिन में जेसन कैटी और नैन्सी को लेने के लिए कैटी के घर पर रुकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ समय ये बीत चुका होता है। कैटी और नैन्सी एयरपोर्ट पे होती है और न्यूयॉर्क शहर के टूर के लिए बहुत खुश होती है और यही मूवी खत्म हो जाता है।